जय हिंद दोस्तों। हाल के सालों में या कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। हम रूस को एक किनारे देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका और भारत बहुत क्लोज हुए हैं। वो अमेरिका जिसके ऊपर दुनिया भरोसा नहीं करती, वो अमेरिका जिसे माना माना जाता है कि एक मतलबी देश है, जिसके लिए अमेरिका फर्स्ट है, बाकी सब कुछ लास्ट और नेक्स्ट है। उसी अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बढ़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों देशों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, और क्या इन दोनों देशों के रिश्ते की वजह चीन है? और अगर भारत अमेरिका इसी प्रकार नजदीक आते रहेंगे तो क्या रूस हमसे दूर नहीं हो जाएगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हमने डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे समझने की कोशिश की है। सीधा उधर ही चलते हैं। सर जय हिंद। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर राम श्रीवास्तव, समय देने के लिए। दो तीन चीजें ऐसी थी, मुझे लगा वो समझनी है, तो डॉक्टर साहब का रुख मैं करता हूं आज। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए भारत आएंगे। हालांकि 4 दिन वो भारत में रुकेंगे। मैं उस लिहाज से चीजों को समझना चाहता था। जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं, इनका फ्यूचर क्या है, और क्या मैं इन रिश्तों को चीन के एंगल से देख सकता हूं? मैं दो कंसेप्ट में चीजें समझना चाहूंगा आपसे, लेकिन पहले शुरू करूंगा मैं इसी सवाल के साथ कि फ्यूचर क्या है इन दोनों देशों के रिश्ते का। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। देखिए, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे ताकतवर बनने वाला भविष्य का ये लोकतंत्र, जो दोनों के संबंध इतने प्रगाढ़ इसलिए हैं कि यहाँ अमेरिका में इस समय जितनी भी की पोजीशंस हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की हों, बैंकिंग की हों, टेक्नोलॉजी की हो, इवन डिफेंस की भी हो और प्रशासन की भी हैं, सब जगह भारतीय मूल के नागरिकों का दबदबा है। जी। जहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी आपके भारतीय मूल की हों, जहाँ बड़ी-बड़ी जो मल्टी ट्रिलियन कंपनीज़ हैं, उनके सीईओ भारतीय मूल के हों, तो एक तरह से आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी आज भारतीय मूल के लोगों का अमेरिका में दबदबा है और वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जो भविष्य में ये दिखाता है कि भारत और अमेरिका के संबंध राजनीतिक दृष्टि से कोई किसी भी कोण से देखे, पर जी। आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से ये गहरे संबंध है और इनमें कभी खड़ास नहीं आ सकती है। रहा सवाल ये है कि कई मर्तबा अपने निजी हितों के कारण अमेरिका कुछ ऐसे लोगों को मदद करता है जिनको भारत अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं समझता है, जैसे पाकिस्तान है। लेकिन बिल्कुल। उनके स्थानीय कारण कुछ हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान की अपनी एक नीति है, उसके पास परमाणु हथियार तो हैं और अक्सर वो हमेशा अमेरिका को ये कहकर कहीं आतंकवादी इनको ना ले जाएं, उनसे वो मदद लेता रहता है और अमेरिका जी। भी आतंकवाद पर कील कसने के लिए ही उनको आर्थिक मदद करता है और मानवता के आधार पर भी करना पड़ता है, जैसे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए। जी। तो लेकिन अगर इन चीजों को थोड़ा अलग रख दिया जाए, तो जहां तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का सवाल है, अमेरिका निश्चित ही चीन और रूस के बढ़ते हुए दबदबाव को संतुलित करने के लिए भारत का उपयोग करना चाहता और भारत भी बहुत सोच समझकर आ, पूर्वी इस मैं गठबंधन बहुत से। सारी चीजें डॉक्टर साहब समझना चाहता हूं आपसे। पहला मेरा अहम पॉइंट यही है कि अमेरिका की जब बात आती है तो एक ऐसे दोस्त की बात आती है जो मतलबी नजर आता है। हम पाकिस्तान में देख चुके हैं, जब तक अमेरिका को जरूरत थी उसने इस्तेमाल किया, उसके बाद साइडलाइन किया। यूक्रेन की बात की, यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रखकर पुतिन पे निशाना साध दिया, रूस पे निशाना साध दिया, लेकिन अपने पैर पीछे खींच लिए। तो कितना ट्रस्ट हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान अमेरिका के ऊपर कर सकता है, क्योंकि यही वो अमेरिका है जिसने हमारे खिलाफ 1971 में अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था। डॉक्टर साहब। 1971 में जंगी बेड़ा भेज दिया था। वो उस समय की राजनीति की स्थिति थी। आज की स्थिति और अमेरिका की उस समय की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय जी। हम इतने प्रभावशाली नहीं थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने जी। कि आज हैं।
इसलिए आज अगर कहीं किसी भी तरह इस तरह की कोई स्थिति आती है, तो हम अमेरिका से ये अपेक्षा नहीं करेंगे और ना अमेरिका की हिम्मत होगी कि वो किसी तरह से भारत के विरुद्ध सामरिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप करे। क्योंकि उसके लिए आवश्यक होता है कि हमारा स्वयं का सक्षम होना और आज की जो नई नीति है, उसके हिसाब से हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम एक साथ पाकिस्तान और चीन से युद्ध कर सकते हैं और अगर देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान के पास 2 दिन से ज़्यादा युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। चीन की अलबत्ता क्षमता है, लेकिन चीन की जो क्षमता है, वो पहाड़ी मैदान पर उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, जितनी कि वो समुद्र में हो सकती है। मिसाइल का जहाँ तक उसका सवाल है, उसके मैं जेके आऊँगा, जो चीन वाले मुद्दे पे डॉक्टर साहब मैं आऊँगा, लेकिन एक चीज़ और जो अमेरिका को लेकर मैं समझना चाहता था जब वहाँ पे अमेरिका में लगभग 4-5 साल पहले 4 साल पहले इलेक्शन होने वाले थे, तो नमस्ते ट्रम्प, हाउ डिड ही मोदी जैसे कार्यक्रम हुए थे। तो क्या ये संकेत है इस बात का कि जिसको भी सत्ता में आना है, उसको वहाँ पर भारतीयों की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, उसके बगैर वहाँ पर कोई सत्ता में आसीन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आज के जी, धनाढ्य वर्ग में अगर कोई माना जाता है, तो किसी ज़माने में जो जूस हुआ करते थे, उनको मानते थे, आज भारतीयों को मानते हैं। क्योंकि जितनी जी, भी महत्वपूर्ण बड़ी जो कंपनियाँ हैं, उसमें सब भारतीय बैठे हुए हैं। तो आज की तारीख और पुरानी तारीख में बहुत अंतर आ चुका है। अब अमेरिका किसी भी कीमत पर भारत से कोई राजनीतिक, सामाजिक या सामरिक पंगा नहीं ले सकता है, धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारी कूटनीति ऐसी है कि हम उसको बहुत संतुलित और प्रथम प्राथमिकता हम दे रहे हैं अपने राष्ट्रीय हितों पर। राष्ट्रीय हितों पर अगर आँच आएगी, तो हम चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, किसी को भी धता बता सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे उपयोग में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हम उनका सदुपयोग करेंगे और उसके लिए वो तैयार हैं और वो भी जानते हैं कि इनको टेक्नोलॉजी देने में दुश्मन के हाथ में पड़ने वाला नहीं है। और यही एक जी। कारण है कि हम जो है फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं। अमेरिका चाहे जितना अपने हथकंडे अपना ले, भारत को धोखा नहीं दे सकता है। अजय ठीक है जी। डॉक्टर साहब, तो ठीक है क्योंकि चीन का ज़िक्र आप कर रहे थे। क्या ये जो भारत और अमेरिका के रिश्ते मज़बूत हुए हैं पिछले 2 दशक में, इसके पीछे कारण ये भी है कि चीन एक बड़े प्रतिद्वंदी की तरह अमेरिका के सामने उभर के आया है। वो एक ऐसा प्रतिद्वंदी जो अमेरिका को सुपर पावर के तख्त से हटाना चाहता है। तो इस कारण अमेरिका को भारत की ज़रूरत है और भारत का एलएसी पर विवाद है, इस कारण भारत को अमेरिका की ज़रूरत है। क्या इस लिहाज से मैं चीज़ों को देख सकता हूँ? मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। वो एंगल ये जी, है कि मैंने चीन के भीतर झाँक कर देखा है कि वस्तु स्थिति आज चीन की क्या है। चीन की 3 सबसे बड़ी समस्या हैं आज की तारीख में। उसकी स्लो इकोनॉमी के कारण वहाँ जी, एक तो क्या है कि जो निम्न वर्ग है लगभग खत्म हो चुका है। वहाँ उच्च वर्ग बहुत कम है। मध्यम वर्ग के जी, लोग जो हैं उनमें पढ़े लिखे बहुत हैं, स्किल्ड वर्कर हैं और वो पश्चिम की प्रगति और उसको देखकर छटपटा रहे हैं। जो वहाँ प्रजातंत्र का जो शुद्ध हवा मिलना चाहिए, वो वहाँ नहीं मिल रही है। तो एक तो जी, वहाँ का जो स्किल्ड वर्कर है, एजुकेटेड कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो उनके लिए चिंता का विषय उइगर मुस्लिम। तीसरा चिंता का ओके, विषय जिसको कि अभी तक हम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा है, वो है दलाई लामा। क्यों दलाई लामा की इस समय एज हो गई है 88 और उनके जी, यहाँ जी, नियम ये है कि अगला दलाई लामा ये वर्तमान दलाई लामा ही या तो नॉमिनेट करते हैं या इनकी मृत्यु जी, के बाद उनको लोकेट किया जाता है और लोकेट करने का जी, भी तरीका बड़ा मजेदार है। वो तरीका ऐसा है कि मृत्यु के समय दलाई लामा का मुंह किस दिशा में है, उस दिशा में नए दलाई लामा मिलेंगे या उनको जब जी, शवदाह किया जाता है तो धुआं जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में ये लोग ढूंढने जाते हैं और ठीक उसी समय जिस समय वर्तमान दलाई लामा की डेथ होती है उस दिन उस टाइम पर कोई बच्चा पैदा होता है, उसको वो एनालाइज़ करते हैं, उसको दलाई लामा बनाते हैं। वर्तमान दलाई लामा से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा मैं 113 दिन ज़िंदा र 123 13 वर्ष ज़िंदा रहूँगा और 90 साल जी, जिस दिन हो जाएगा, उस दिन मैं घोषणा करूँगा।
पंचम लामा जो उनके होते हैं, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होते हैं उनके पंथ के हिसाब से। तो उन्होंने एक जी पंचम लामा का जो नामांकन कर दिया था, और जैसे ही उन्होंने बताया कि मंगोलिया के इस स्थान का ये व्यक्ति जो है 2.5 साल का बच्चा था, उसको पंचम लामा बना देते बनेगा, तो पुनर्जन्म हुआ है। तो चीन ने उसको उठाकर गायब कर दिया, आज तक पता नहीं है। असली में चाइना ने रूल बना दिया है कि जो भी अब दलाई लामा बनेगा, वो वहाँ चाइनीज सरकार की अनुमति से बनेगा। और जबकि जी वहाँ के जो तिब्बत के लोग हैं, यद्यपि वो दबे हुए हैं, चाइनीज उसके अंदर प्रेशर में है, लेकिन इसके जी पश्चात भी दलाई लामा के प्रति इनकी जो भक्ति है, और वो जबरदस्त है। वो तो अब एक कम वो नहीं विद्रोह है, होने लेकिन वाला डॉक्टर है। साहब जी, जी। जो चीज़ मैं समझना चाहता था कि अगर भारत के ही भारत संदर्भ में अमेरिका बता के रहा हूँ, जैसे मजबूत हो रहा है, डॉक्टर साहब भारत के क्या संदर्भ में ही मैं जी, भारत के संदर्भ में ही मैं बता रहा हूँ कि जो तवांग के जो मठ है, उसका बड़े जी, विशेष महत्व है, महत्व है अगले दलाई लामा को लोकेट करने में। और यही एक कारण ओ है तवांग की तरफ चीन की नजर पड़ी हुई है। लेकिन भारत की भूमिका इस समय ऐसी है कि ना तो वो अमेरिका को, ना चीन को, ना रूस को, किसी भी कीमत जी, पर उनको, उनके कारण हमारी जो राजनीतिक विकास है, उत्थान है, और देश की सुरक्षा, उसको खतरा नहीं हो सकता है। ये हमारी प्राथमिकता है। उसी को देखकर हमारी कूटनीति अपना काम कर रही है। राजेश ठीक जी। है डॉक्टर साहब। तो एक सवाल और जो मैं आपसे समझना चाहता था कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जितना हम अमेरिका के क्लोज जाएँगे, उतना चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ता जाएगा? क्योंकि हम एग्ज़ाम्पल देख चुके हैं 2020 में संधि होती है, तो हम 2000 में गलवान देखते हैं, 2016 में अमेरिका के साथ एक संधि होती है, तो हम डोकलाम देख लेते हैं। 2012 में एक संधि होती है, तो हम चुमार सेक्टर में कुछ इसी प्रकार से चीन की हरकतों को देखते हैं। तो क्या आपको अंदेशा नहीं लगता कि जितने अमेरिका और भारत के संबंध मजबूत होंगे चीन के साथ उतना ही तनाव बढ़ता जाएगा? ये जो 3 दशक से चीन की जो आदतें पड़ी हुई थी, कोरोना जी, के पहले और कोरोना के बाद, उसमें बहुत अंतर आ गया है। आज की स्थिति में चीन कोरोना के बाद की स्थिति में इस हालत में आ गया है कि अमेरिका से हम कितनी भी साँठ-गाँठ कर लें, वो कभी इसका विपरीत असर नहीं कर सकता है। क्यों? वो आंतरिक समस्याओं से उलझा हुआ है, आर्थिक समस्याओं ओके, से उलझा हुआ है। उसका जो है जीडीपी गिरती जा रही है, उसका फॉरेन ट्रेड खत्म हो रहा है, उसका जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो प्रैक्टिकली 1/3 कम हो गया है। तो इससे वो स्थिति पहले उसकी मजबूत थी। सोचिए उसने जो वन रोड वन उसका आइडिया जो बनाया था, उसमें उसने $1 ट्रिलियन सिर्फ इसलिए कर्ज दिए थे, जिससे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह तैयार करा पाए। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करा रहा था, पोर्ट बना रहा था, एयरपोर्ट बना रहा था, छोटे-छोटे देशों में, अफ्रीका के देशों में, वो ट्रांस अटलांटिक पैसिफिक रोडवे बनाना चाह रहा था। वो किस लिए बनाना चाह रहा था? कि वहाँ के लोगों को काम मिल सके। और वो काम ओके, कौन करता? क्योंकि जैसे पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, एक भी पाकिस्तानी जी, को वह किसी तरह की नौकरी नहीं है। वो सब चीन के लोगों को एंगेज करने के लिए और आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए ये सब काम करता है। और अब मुझे लग रहा है कि पोस्ट कोविड के बाद चाइना की जो पॉलिटिकल स्टेटस है, वो इवन शी जिनपिंग के भी अगेंस्ट हो गया, अन्यथा उनको अपने फॉरेन मिनिस्टर को हटाने की क्या ज़रूरत थी? और भी देखिए कि ठीक है, ताइवान पे इतने दिन से वो अपने गाल फुला रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, जापान से भी हैकड़ी बता रहा है। अब तो वियतनाम जैसा देश भी गुर्राने लगा है उनके ऊपर। अगर उसकी बिल्कुल हिम्मत सर, होती तो कभी ना कभी ताइवान पर अटैक कर देता, पर नहीं कर सकता और आगे भी नहीं जी, करेगा। स्थिति ऐसी ही चलती रहेगी। राजेश ठीक जी। है सर। बस एक आखिरी टिप्पणी और आखिरी सवाल क्योंकि थोड़ा वक़्त लंबा खिंचता जा रहा है। अ, क्या कितना भरोसा हम कर सकते हैं सर अमेरिका पर? जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम का खात्मा भी वहीं पर हो क्योंकि एक अमेरिका ऐसा देश है जो सिर्फ अपने व्यापार से अमेरिका फर्स्ट से मतलब रखता है। उसे आपसे आपके फ़ायदे से मतलब नहीं है डॉक्टर साहब। ये पेंटागन की थ्योरी है।
और चूंकि वो सब कुछ निर्भर करता है वहाँ के प्रेसिडेंट पर, प्रजातंत्र ने उतनी पावर दे रखी है। और वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं बाइडेन साहब, दिखने के लिए तो बहुत मजबूत हैं, पर ईमानदारी से देखा जाए तो उनकी उनके खुद के देश में स्थिति बहुत नाजुक है। अगले चुनावों में स्पष्ट जी, हो जाएगा। और जहां तक भारतीयों का सवाल है, भारतीय उम्मीदवार इस समय प्रेसिडेंसी के इलेक्शन में हैं। सोचिए, इसलिए हमको कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिका चाहे तो भी भारत के विरुद्ध ना जा सकता है, ना जा पाएगा, क्योंकि आज की जो कोविड पोस्ट कोविड स्थिति है वो दुनिया की बदल चुकी है। हम उसको गहराई से देखेंगे, कभी और चर्चा करेंगे तो मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा विद डॉक्यूमेंट्स कि आज की स्थिति हमारे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्यों हो रही है। और उसका सबसे जी, बड़ा कारण है हमारी राजनीति, हमारी कूटनीति, हमारा आर्थिक विकास, हमारे फ्यूचर। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब, जी। जी। हाँ, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तमाम चीज़ें आपने इतने अच्छे से समझाई हैं सर। थैंक यू, जय हिंद सर। राइट सर, राइट।